नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज का दिन भारत के लिए वैक्सीन वाला शुभ समाचार लेकर आया है। अब दिसंबर के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है, यानी 2021 भारत के लिए हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर होगा। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज इसकी जानकारी दी। भारत में अब कुछ वैक्सीन ट्रायल फाइनल स्टेज के ट्रायल्स में है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इनमें से ही किसी को ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगी। इसके बाद टीकाकरण शुरू हो पाएगा। ब्रिटेन और रूस में टीकाकरण की घोषणा के बाद आज भारत में भी वैक्सीन वाली गुड न्यूज आ गई। आज हिंदुस्तान के वैक्सीन प्लान का गहरा विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि भारत में जिन वैक्सीन का फाइनल ट्रायल चल रहा है उनमें से किसे इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। भारत में वैक्सीन को आप तक पहुंचाने के लिए सिरिंज और कोल्ड स्टोरेज वाली चुनौती को कैसे पार किया जाएगा। भारत में कैसे अप्रूवल देने से पहले ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित कर ली, और इस समय दुनिया में कौन से वैक्सीन की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और आपके लिए वैक्सीन वाले शुभ समाचार का विश्लेषण करेंगे। इस संवाद में आपको वैक्सीन से जुड़े अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा किसानों और सरकार के बीच आज की लंबी बैठक, बातचीत और पूरी पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक हुई जो करीब 7.5 घंटे चली। इसमें किसान नेताओं और सरकार के बीच इस बात पर सहमति बनी कि 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक की जाएगी, यानी समाधान नहीं मिला, अगली तारीख मिल गई है। ये किसानों के लिए सरकारी कृषि दर्शन का चौथा एपिसोड है। इस खबर के सभी पहलू आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वैक्सीन वाली अच्छी खबर। पिछले करीब 1 वर्ष से दुनिया भर के देशों के बीच एक रेस चल रही थी। रेस इस बात की कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कौन बनाएगा। अब इस रेस के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके देश में अगले हफ्ते से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। और अब भारत में भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च में बहुत ज्यादा देर नहीं है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इसी महीने यानी दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में देश को वैक्सीन का तोहफा मिल सकता है। यानी इस बार का न्यू ईयर विश होगा हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अप्रूवल मिल चुका है। रूस में भी अगले हफ्ते से टीकाकरण अभियान का ऐलान हो चुका है। अमेरिका में भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो भारत किसी से कम है क्या? हमारी वैक्सीन भी साल खत्म होने से पहले पहले आ जाएगी। In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. वैसे तो जब पीएम मोदी ने एक ही दिन में देश की 3 बड़ी लैब्स का दौरा किया था, तभी देश समझ गया था कि वैक्सीन आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब वो शुभ घड़ी बेहद नजदीक है। अब तो देखना ये है कि देश में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आती है, क्योंकि भारत में वैक्सीन की रेस में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन 3 वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे हैं। सबसे आगे है कोविशील्ड। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। भारत के 17 सेंटर्स पर इस वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कह चुके हैं कि वो जल्द ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पर है कोवैक्सीन। ये स्वदेशी वैक्सीन है जिसका परीक्षण तीसरे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर देश भर के 21 सेंटर्स पर 25,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। और तीसरे नंबर पर है जाइकोव डी। अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला इसी महीने वैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण शुरू करेगी। जायडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। इन तीनों वैक्सीन से ही देश को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इस रेस में सबसे पहले बाजी मार सकती है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड।
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी जाएगी। As of yet, we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will purchase, but the indication is 300 to 400 million doses by July 2021, which is what the health ministry has made public. वैसे तो सरकार कह रही है कि भारत में तैयार हो रही तीनों ही वैक्सीन का इस्तेमाल टीकाकरण अभियान में किया जाएगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। कोविशील्ड कोरोना संक्रमण पर 90% तक असरदार साबित हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के 100 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने कहा है कि आम जनता को जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी। वैक्सीन अगले साल जनवरी के अंत तक आ सकती है। आम लोगों को ये वैक्सीन भारत में अप्रैल तक उपलब्ध हो सकती है और जुलाई 2021 तक भारत में 30 से 40 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की डोज दी जा चुकी होगी। So I think there is now good data that the vaccines are very safe. This is being done by doing things parallelly, but safety and efficacy has not been compromised at all. The number of people who have been vaccinated are almost 70 to 80,000 or even more. So if you look at that number, then we have not had any significant serious adverse effect. तो देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है, जिसको लेकर देश के आम लोगों से ज्यादा उत्साहित तो नेता और मंत्री लग रहे हैं, जो वैक्सीन ट्रायल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तैयार हूं वॉलंटियर बनने के लिए। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। मेरा आज जेल में प्रोग्राम है, वहां और भी बात करूंगा। ऐसा नहीं वॉलंटियर नहीं मिल रहे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। আমাকে ওনারা বোঝাচ্ছিলেন যে এটা এই হতে পারে, রিস্ক আছে, যা আছে আছে। যদি আমার উপর প্রয়োগ করার পরে এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে না, এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে যদি আমার মধ্যে কোনো কিছু রিয়াকশন হয় তাহলে সেটাকে আপনি কারেক্ট করবেন করে পারফেক্ট ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি ভারতের মানুষের জন্য বার করে দেবে। भारत ने कर दिखाया, अब वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन असली चुनौती तो वैक्सीन आने के बाद होगी। वैक्सीन समय पर हर जरूरतमंद को मिल जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है और ये काम अपने आप में किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। भारत में सबसे जो पहले फेज में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन लोगों में से प्राथमिकता में 70 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, 45 लाख पुलिसकर्मी होंगे, नगर निगम कर्मचारी और फ्रंटलाइन टीम के 1.5 करोड़ लोग होंगे और 15 लाख सैनिक होंगे। भारत दुनिया में सिरिंज के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। भारत एक साल में आधा मिलीलीटर वाली 100 करोड़ सिरिंज बनाता है। जून 2021 तक भारत अपनी क्षमता को 140 करोड़ तक बढ़ा लेगा। जरूरत पड़ने पर भारत एक महीने में 35 करोड़ सिरिंज भी बना सकता है। यहां वैक्सीन के स्टोरेज का फंडा भी समझना होगा। भारत में करीब 80,000 ऐसी कोल्ड स्टोरेज यूनिट हैं जिनका प्रयोग वैक्सीन की सप्लाई को स्टोर करने के लिए किया जाता है। भारत में पहले चरण में 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 10 गुना बढ़ानी होगी। ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि भारत इस आपदा में एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर वही हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत स्वागत है और बहुत अच्छी खबर लेकर आप हिंदुस्तान के सामने आए हैं। हालांकि आज तक पर ही आपने सबसे पहले कहा था कि वैक्सीन नए साल तक आ जाएगी, लेकिन हम समझें कि ये हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर 2021 होने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है
और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटे, वो शुरू होगा, जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, जैसे फाइजर की वैक्सीन आई तो बताया गया कि उसे -70 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है। ये जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन होंगी जो इंडिया में ही डेवलप हुई हैं, क्या इनको बाकी वैक्सीन पर एज होगा? क्या ये ज्यादा सूट करेंगी एक भारतीय को? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये ग्लोबली माना गया है कि जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, या भारत बायोटेक की हो, ये जो है ये भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि इसको जो वैक्सीन स्टोरेज या कोल्ड चेन मेंटेन करने की जो जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये समझना होगा कि भारत जो है उसका एक बहुत अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारे देश में, बच्चों के वैक्सीनेशन का। चाहे हम इंद्रधनुष की बात करें, चाहे पल्स पोलियो की बात करें, हमारा ऑलरेडी एक बहुत अच्छा नेटवर्क है वैक्सीनेशन का पूरे देश में। लेकिन अब उसको हमें एकदम हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो संख्या है जिन लोगों को वैक्सीनेट करनी है अडल्ट्स की, बच्चों की संख्या कम है, वो हमें एकदम उसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो जो चेन है वो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ उसी की कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएं और हम एक मैकेनिज्म बनाएं कि इतने सारे लोगों को हम साथ साथ कैसे पूरे देश में वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो ये काम मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। पर क्या ये जो कोरोना की वैक्सीन हैं, जैसे फाइजर का हमने जिक्र किया, या फिर दुनिया में जो बाकी और वैक्सीन डेवलप हो रही हैं, जो कोल्ड चेन की बात होती है, क्या सबके लिए तापमान उतना ही कम रखना पड़ता है, या जो हमारी अपनी वैक्सीन होंगी उसके लिए कुछ ऐसा होगा उनकी स्टोरेज का जो थोड़ा सा शायद ज्यादा आसान होगा? जो भारत में वैक्सीन बन रही है भारत बायोटेक की और जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, वो आम फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का उनका रख सकते हैं, और उसमें वो वैक्सीन जो है वो सेफ है और कोल्ड चेन मेंटेन हो सकती है। और जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन है जो -20 जिसके स्टोरेज चाहिए, वो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है वो -70 डिग्रीज उसका स्टोरेज है, उसके लिए जो है कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम देखें कि अगर हमें छोटे शहरों में, गांव में वैक्सीन लगानी है, तो वो कोल्ड चेन -70 की मेंटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन जो भारत में वैक्सीन बन रही है, और ये तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए नहीं, सारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये जो वैक्सीन भारत में बन रही है, ये एक बहुत उनके लिए बहुत कामयाब रहेगी, क्योंकि सारे देशों में ये कैपेसिटी ऑफ -70 नहीं है। और हमारे जो वैक्सीन बन रही है वो हर और देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में और जगह भी काफी कामयाब हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई वैक्सीन इतनी जल्दी समय में, इतने कम समय में डेवलप नहीं की गई पूरी दुनिया में। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अभी तक वैक्सीन आई भी नहीं है, कई दशक बीत जाने के बाद भी। तो इस वजह से कई जो नेसेयर्स थे वो अपनी तरफ से बहुत सारे डाउट्स उठाने लगे कि इतनी तेजी से अगर किया जाएगा तो इसके अपने साइड इफेक्ट्स और अपने नेगेटिव पहलू एक हो सकता है। क्या हम ये समझें कि पूरी दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में जो ये स्वदेशी वैक्सीन हमारे सामने आने वाली है वो उन सारी आशंकाओं को दरकिनार करके है? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो वैक्सीन है, कोविड को 1 साल ही हुआ है, लेकिन जो कोविड को वैक्सीन बनाने का जो प्लेटफॉर्म था वो कई सालों से चल रहा है। चाहे हम मर्स कोरोना वायरस, जो एक और वायरस है मिडिल ईस्ट में, या पहले जो सार्स हुआ था कोविड-1, उसके रिसर्च के बेसिस पे कई नए वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही थी। और जब ये पैंडेमिक हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास एक बेस था जिसपे हम वैक्सीन, जो नए प्लेटफॉर्म है उन पे ट्राई कर सकते थे। तो इसलिए ये जो टाइम था ये कम हो गया। दूसरी चीज ये हुई कि सारी दुनिया में एक कोलैबोरेशन शुरू हुआ कि हम सब लोगों की एक दूसरे की मदद की, जिससे हम एकदम आगे बढ़ पाए। और हमने ये डिसाइड किया कि रादर देन कि हम सीक्वेंस में चले, हम साथ साथ सारे काम शुरू किए, चाहे फेज 1 ट्रायल हो, फेज 2 ट्रायल हो, फेज 3 ट्रायल हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, वो साथ साथ काम हमने शुरू किया। उसमें कुछ ये रिस्क था कि अगर वैक्सीन कामयाब नहीं होगी तो काफी फाइनेंशियल लॉस हो सकता था। लेकिन वो रिस्क लेके ये जो काम जो है, जो सीक्वेंस में होता है कि पहले आप फेज 1 ट्रायल करते हो, उसका डेटा देखते हो, उसके बाद फेज 2 ट्रायल करते हो, उसका डेटा देखते हो, फिर फेज 3 ट्रायल करते हो। इसके ये सीक्वेंस की जगह सारी चीजें साथ साथ की गई, रिस्क लिया गया, और वो उससे हमें टाइम जो है वो हमारा कम हो गया।
लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक सेफ्टी और एक एफिकेसी, और इन दोनों चीजों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और ये बहुत जरूरी है कि इस दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम पूरे देश को वैक्सीन लगाएं तो वो सेफ होनी चाहिए। ये हमें नहीं होना, आशंका नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो या वैक्सीन से ही कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरा, उसका असर होना चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए कि वो मोर्टेलिटी घटाए, लोगों की डेथ रेट कम करें, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनमें जो डेथ्स हैं वो ना हो, और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोकें। तो जिन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें, जिससे ये दोनों चीजें हो कि एक तो केसेस कम हो क्योंकि वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटेगा, और दूसरा मोर्टेलिटी कम हो, डेथ्स कम हो, क्योंकि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, फिर हिंदुस्तान में पहले तो ऐसा सबको लगा कि शायद सबको वैक्सीनेशन हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन ये 30-35 करोड़ की संख्या अगर कही जा रही है कि सिर्फ उतनों को वैक्सीन मिलेगा, तो इसके पीछे की सोच क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पीछे हम वैक्सीन लगाने के साथ साथ क्या चाहते हैं, हम दो चीजें चाहते हैं। एक ये चाहते हैं कि हमारी डेथ्स बिल्कुल कम हो जाए, जीरो ही हो जाए, कि कोई व्यक्ति कोविड के कारण ना मरे। तो इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी है, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो केसेस हैं वो एकदम कम हो, जिससे हमारी जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। उसके लिए हमें ये करना है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। तो अगर हम एक सफिशिएंट मास को वैक्सीनेट कर पाए, तो वो जो व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति और आगे इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा, क्योंकि उसके आसपास अगर सफिशिएंट लोग वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीन की जो स्प्रेड है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरे 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है। अगर पॉपुलेशन जो है, एक सिग्निफिकेंट मास जो है, नंबर वैक्सीनेट हो जाए, जिससे स्प्रेड जो है बीमारी का वो रुक जाए, तो केसेस एकदम कम हो जाएंगे, हमारे केसेस भी कम होंगे और हमारी डेथ रेट भी कम होगी। लेकिन इस सारे जो अभियान है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसलिए आस्ता आस्ता कुछ महीनों में ये होगा, और आस्ता आस्ता जैसे जैसे वैक्सीन के डोजेस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा मात्रा में भी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो क्या ये सही है कि जिन लोगों को पहले ही कोरोना हो चुका है वो वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी नहीं रहेंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि हम ये पता करें कि किनको कोविड हुआ है और किनको नहीं हुआ है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ है और उनको पता भी नहीं चला, वो एसिम्प्टोमेटिक रहे और वो ठीक हो गए। और जब हम सीरो सर्वेलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज आ गई हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपको कोरोना कभी हुआ था और अब आप ठीक हो गए हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो मेहनत लगेगी, उसका जो हमारे पास टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका ये मतलब हो कि हम सारे लोगों को पहले टेस्ट करें कि आप में एंटीबॉडीज हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट के बाद डिसाइड करें कि आपको वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो एक्सरसाइज है, इससे टाइम भी वेस्ट होगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा, और इसीलिए हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, चाहे उनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। उससे एक और फायदा भी है, तो क्या हम ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं कि इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी, और जिसको मान लो मई में कोविड हुआ था, अब उसकी इम्यून रिस्पॉन्स कितना है। तो हो सकता है कि अगर हम उनको वैक्सीन दें तो एक उसका बूस्टर इफेक्ट हो जाए, तो उसकी इम्यूनिटी फिर से बढ़ जाए और उसको काफी हद तक उससे राहत मिल जाए। इसलिए सब लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी है और उसमें काफी हद तक लॉन्ग टर्म फायदा भी रहेगा। तो पहले फेज में भले ही 30-35 करोड़ हैं सिर्फ, आपके हिसाब से क्या पूरी पॉपुलेशन को आखिरकार अंतिम चरण तक सबको वैक्सीनेट करना चाहिए? देखिए, इस पे ये जरूरी नहीं है, और ये डिपेंड करेगा कि पैंडेमिक आगे कैसे बिहेव करता है और वैक्सीन की एफिकेसी कैसे रहती है। अब इसमें 2-3 चीजें मैं समझाना चाहूंगा। एक तो हम कहते हैं एफिकेसी और एक कहते हैं इफेक्टिवनेस। दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। एफिकेसी जो है वो हम जैसे कह रहे हैं कि एफिकेसी 94% है, 70% है, ये जो है फेज 3 ट्रायल में है। इफेक्टिवनेस होता है जब हम वैक्सीन बहुत सारे लोगों को, आम जनता को लगाते हैं, तो थोड़ा सा एफिकेसी से इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो सकती है या उतनी ही रह सकती है, क्योंकि तब हम आम जनता को लगा रहे हैं और उनमें कई और कोमॉर्बिडिटीज है, कई और कंडीशन है जो फेज 3 ट्रायल में हमने कवर नहीं की थी।
तो हो सकता है कि एफिकेसी और इफेक्टिवनेस साथ साथ ना जाए। दूसरा ये है कि पैंडेमिक कैसे बिहेव करता है और वैक्सीन उसको कैसे कंट्रोल करती है। अगर हम ये कहें कि हमारी वैक्सीन इतनी अच्छी है कि वो पूरी स्टेराइल इम्यूनिटी देती है, कि जिसको हमने वैक्सीनेट किया उसको कोविड बिल्कुल ही नहीं हुआ, इतनी एंटीबॉडीज बन गई कि वो वायरस उसके जैसे उसको एक्सपोजर हुआ तो इन्फेक्शन बिल्कुल हुआ नहीं, तो फिर हम ये कह पाएंगे कि बिल्कुल हम पैंडेमिक कंट्रोल कर लेंगे इमीडिएटली और शायद बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीन करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में वैक्सीन जो है वो आपको इन्फेक्शन से ना बचाए, आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको कुछ हद तक थोड़ा एक्सपोजर हुआ, इन्फेक्शन हुई और आपके गले में वायरस कुछ टाइम तक रहा और आप इन्फेक्टिव हो गए। आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं लेकिन आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुई। वैक्सीन इस टाइप की प्रोटेक्शन भी दे सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर पैंडेमिक कुछ हद तक और कुछ और देर तक चल सकता है और फिर हमें और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो जैसे पैंडेमिक बिहेव करेगा और जैसे वैक्सीन की एफिकेसी आगे आएगी तो ये दोनों चीजें डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। एक और फाइनल चीज वो है कि वैक्सीन कितनी देर तक कामयाब रहती है, उसकी इम्यूनिटी कितनी देर रहती है। लोगों का मानना है कि ये कम से कम 9 महीने साल भर रहेगी, लेकिन ये तो हम फॉलोअप में ही पता चलेगा कि फिर से आपको वैक्सीनेट करने की जरूरत तो नहीं है। तो वो भी डिसाइड करेगा कि हमें जिन लोगों को वैक्सीनेट किया है 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से वैक्सीनेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जिससे ये फिर से इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें अगले साल हमें कुछ महीनों में आइडिया होगा और तभी हम ये कह पाएंगे कि एक्चुअली कितने लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए जिससे हम पैंडेमिक से छुटकारा पा पाए। हालांकि बाकी जो बीमारियां होती हैं उनके साथ एक सीजन शब्द भी जुड़ जाता है। फ्लू सीजन में फ्लू, उससे पहले लोग चाहते हैं कि फ्लू शॉट्स वगैरह ले लें। कोरोना के लिए आपको लगता है कभी कोई सीजन होगा ऐसा कि उससे पहले लोग सोचें कि चलो हम अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेते हैं? क्या आपके हिसाब से दुनिया नॉर्मल हो पाएगी? जैसा हम पहले जीते थे वैसा इन वैक्सीन के आने के बाद हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है? हाँ बिल्कुल, हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जिंदगी को नॉर्मल होने में 2 फेजेस होंगे। एक फेज ऐसे होगा जब केसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और हमें अपने तरफ से सतर्क तब भी रहना पड़ेगा, मास्क लगाने पड़ेंगे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन फिर इस अगले साल के एंड में या उसके अगले साल में ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि हम कहें कि अब बिल्कुल ही कम केसेस हो गए हैं और हम बिल्कुल बैक टू नॉर्मल प्री कोविड एरा में भी पहुंच गए हैं। तो ये 2 फेजेस में पैंडेमिक बिहेव कर सकता है। ये तो अगले साल में जैसे जैसे वैक्सीन सब लोगों को लगेगी तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आगे कैसे बिहेव करेगा। डॉक्टर गुलेरिया, हमने पहले भी देखा है बाकी बीमारियों के लिए जब वैक्सीन आई बड़ी मुश्किल हुई अथॉरिटीज को, लोगों को ये कन्विंस करने में कि ये वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर हम वाकई एक ऐसे दौर की तरफ देखते हैं जहां पर सारे के सारे वो इम्यूनिटी डेवलप कर लें अपने भीतर, आपको लगता है कि भारत में एक ऐसा कैंपेन भी चलाने की आवश्यकता पड़ेगी कि लोग भरोसा करें और आगे आए लगवाने के लिए इन वैक्सीन को? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वैक्सीन में लोगों में अवेयरनेस जो है क्रिएट करना कि ये सेफ है, इफेक्टिव है और उससे हमें पैंडेमिक से छुटकारा मिलेगा, वो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए कई हम कदम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रोमिनेंट लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और वैक्सीन खुद लगानी चाहिए कि देखो हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हमें पता है कि ये सेफ है, इसलिए उससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो खुद वैक्सीन अपने में लगाएंगे तो और लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर डॉक्टर साहब लगा रहे हैं तो हम भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें कैंपेन करके लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, इसको लगाने से हमें फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, लोगों को बैक टू नॉर्मल आने में फायदा होगा, हम जल्दी बैक टू नॉर्मल आ पाएंगे। लेकिन साथ वैक्सीन आने के साथ साथ हमें लोगों में अवेयरनेस और वैक्सीन के बारे में उसका जो फायदा है उसके लिए भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात सही है कि हर एक नई चीज में लोगों को थोड़ा शक रहेगा और इस वैक्सीन के साथ तो और भी ज्यादा शक रहेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि एक इतने कम समय में वैक्सीन बनी है, पता नहीं अगर लगा लिया तो बाद में जाके हमें क्या हो सकता है। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है ये इसकी सेफ्टी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और अगर हम पूरे डेटा को कंबाइन करें, अगर हम सारे वैक्सीन ट्रायल्स को
कंबाइन करें जो फेज 3 में हुई हैं, तो 80,000 से ज्यादा लोगों को दुनिया में वैक्सीन लग चुका है अभी। अगर हम सारी वैक्सीन जो देखें, चाहे वो मॉडर्ना की हो, चाहे एस्ट्राजेनेका की हो, चाहे वो फाइजर की हो, और अभी तक किसी भी ट्रायल में कोई मेजर सिग्नल ऐसा नहीं आया कि काफी ज्यादा लोगों को कोई मेजर साइड इफेक्ट हुआ हो। इसलिए जो सिग्नल्स अभी तक आए हैं सारे वैक्सीन ट्रायल से, वो बहुत इंकरेजिंग है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी है और सेफ है। अब हम यही कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट होगा, तो वो तो हर एक वैक्सीन जो हम लगाते हैं उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो 6 महीने, साल, 2 साल बाद ही पता चलता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस हैं कि उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो। मेन साइड इफेक्ट जो है वो पहले 2-3 महीने में ही पता चल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ये 2020 की इकलौती गुड न्यूज हम एक तरह से कहें तो हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आज सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक हुई जो करीब 7.5 घंटे चली, जिसमें किसान नेताओं और सरकार के बीच इस बात पर सहमति बनी कि 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक के क्या नतीजे निकले ये भी आपको बताते हैं। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसान नेताओं को मौखिक आश्वासन दिया है कि एमएसपी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े रहे कि सरकार यह आश्वासन लिखित में दे। बैठक में किसानों ने कहा कि उन्हें चिंता है कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार यह विचार करेगी कि मंडियां सशक्त हों और इसका उपयोग बढ़े। किसान नेताओं ने बैठक में संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून रद्द करने की मांग की, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि कानून रद्द तो नहीं होगा, लेकिन उसमें उचित संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। कुल मिलाकर 7.5 घंटे की मैराथन बैठक में सरकार और किसान नेताओं के बीच कुछ बातों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन किसान कृषि कानून को पूरी तरह रद्द करने पर अड़े हुए हैं और सरकार इस मुद्दे का बातचीत से हल निकालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। किसानों और नेताओं के बीच भी सरकार के साथ 5 दिसंबर को 5वीं बैठक करने पर आम सहमति बन गई है। अब इंतजार 5 दिसंबर का है, तब तक दिल्ली में किसान आंदोलन जारी रहेगा। अब हम आपको विज्ञान भवन में किसान नेताओं के सामने सरकार के कृषि दर्शन के ताजा अध्याय की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक की हाइलाइट्स दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद और किसानों के साथ बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस उम्मीद से थे। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कृषि मंत्री की उम्मीदों के विपरीत सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत विज्ञान भवन में बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई। मैराथन बैठक के बाद बाहर आए नरेंद्र तोमर के हाव भाव बैठक का पूरा सार संक्षेप में समझा रहे थे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। दोनों पक्षों की तरफ से विज्ञान भवन में नए कृषि कानूनों को लेकर एक दूसरे को ज्ञान भरी बातें बताई गई। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कुल 10 पन्नों का खाका सरकार को सौंपा गया, जिसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गई। तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए, बिजली बिल के कानून में बदलाव हो, एमएसपी पर लिखित में भरोसा दें, किसानों के लिए डीजल की कीमत को आधा किया जाए, खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को केंद्र से आर्थिक मदद मिले, देश भर में जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। सरकार किसान नेताओं को मनाती रही और किसान नेता अपनी मांगों को दोहराते रहे। ये सिलसिला 3 घंटे तक यूं ही चलता रहा। जब बात आगे नहीं बढ़ी तो लंच ब्रेक ले लिया गया। सरकार ने किसान नेताओं के लंच का खास इंतजाम किया था, लेकिन किसान नेताओं ने सरकारी दावत खाने से लंगर छकना बेहतर समझा। उनके लिए सिंघू बॉर्डर पर लगे लंगर से खाना पहुंचा था, किसान नेताओं ने वही खाया।
लंच ब्रेक के बाद मैराथन बैठक का राउंड 2 शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अपनी कहते रहे, किसान नेता अपनी सुनाते रहे। केंद्रीय मंत्री कृषि कानून की खूबियां गिनाते रहे, किसान नेता उसकी कमियां निकालते रहे। ऐसा करते करते 5 बज गए, यानी शाम के नाश्ते का वक्त हो गया। किसानों ने सरकार की चाय पीने से भी इनकार कर दिया। उनके लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से चाय और नाश्ता पहुंचा था। चाय बैठकी के बाद एक बार फिर बैठक शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों को निजी मंडी और सरकारी मंडी में फर्क समझाया, जिसके जवाब में किसानों ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि किसानों का बुरा हाल होगा। इसी समझने समझाने की कोशिशों के दौर में 7.5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और अंत में वही हुआ जो पिछली 3 बैठकों में हुआ था, ढाक के 3 पाल। ये बताइए, सरकार से जो बातचीत हुई है, क्या रास्ता निकलता नजर आ रहा है आपको? सरकार से बातचीत हुई, किसान जो बिल है उनको वापसी चाहता है और सरकार उसमें अमेंडमेंट चाहती है। एमएसपी के सवाल पे सरकार कुछ लिबरल है। 7 घंटे की बातचीत में कुछ रास्ता निकला आपको लगता है? नहीं, अभी कुछ नहीं निकला रास्ता तो, लेकिन ये है कि 5 का फिर बैठेंगे, फिर कुछ बात निकलेगी। आज की जो मीटिंग है उसमें सरकार संशोधन को लिए की बात करने लगी है, पर हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम इसको रद्द कराना है, वापस करवाना है। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जो हम 3 कानूनों से पीछे नहीं हटेंगे, उनको वापस कराने की हमारी जो पुरानी मांग है उस पर हम कायम हैं। अगली मीटिंग में हम इधर से ऐलान करके लेके जाएंगे, सरकार को दबा के जाएंगे। सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये कानून हमने वापस लेंगे। जो एक एक करके वो कमियां गिनाई तो उनको मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि हाँ ये कमियां हैं, हम इनके में संशोधन कर देते हैं। हमने कहा कि हम संशोधन नहीं कराएंगे, इन तीनों कानूनों को वापस कराएंगे। इतनी गहन और लंबी बैठक के बावजूद सरकार कृषि कानूनों पर किसानों के भ्रम को तोड़ने में चौथी बार भी असफल हो गई। अब किसानों को किसी एक बात पर आपत्ति हो तो सरकार समझा भी ले। यहाँ तो किसान आपत्तियों के ढेर लेकर पहुंचे थे। किसानों को एपीएमसी एक्ट में 17 पॉइंट पर असहमति है, कमोडिटी एक्ट में 8 पॉइंट पर असहमति है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 पॉइंट पर असहमति है। इतनी सारी आपत्तियों के नीचे सरकार के सारे प्रयास दबकर रह गए। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। तो चौथे राउंड की बैठक का नतीजा ये आया है कि किसान अपनी मांगों पर अंगद की तरह अड़े हैं और सरकार भी कृषि कानूनों के साथ फौलाद बनकर खड़ी है। रही बात दिल्ली में जमे आंदोलनकारी किसानों की, तो वो कह रहे हैं कि घर छोड़कर आए हैं तो अपनी मांगे मनवाकर ही लौटेंगे। यानी अभी ये विवाद और ये धरना लंबा खींचेगा। आज तक ब्यूरो। तो अब देश के किसानों और दिल्ली के निवासियों दोनों को बेसब्री से इंतजार रहेगा 5 दिसंबर का, जब तय होगा कि किसानों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा, दिल्ली के बॉर्डर कब तक बंद रहेंगे। वैसे आज एक और बैठक चर्चा का विषय बनी। ये बैठक थी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो सरकार से किसानों की समस्या का हल करने की अपील करने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आज जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया वो भी काफी चर्चा में रहा। प्रकाश सिंह बादल ने किसान आंदोलन को सम्मान देने के लिए अपना पद्म विभूषण सम्मान सरकार को लौटा दिया। सरकार और किसानों के बीच बैठक से पहले एक बैठक और हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच, जिसके लिए वो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का जायजा लेते दिल्ली में अमित शाह के आवास पहुंचे। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने किसान आंदोलन की दिशा बदलने की कोशिश की।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था तो ठीक है, लेकिन किसानों को ये समझ नहीं आया कि उनके आंदोलन से देश की सुरक्षा को क्या खतरा है। कैप्टन की बात का मतलब समझाया पायलट ने। इस देश में जो 2/3 जनसंख्या हमारी कृषक जमीन से जुड़ी हुई है, वो सड़कों पर हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, रास्ते जाम हैं, दिल्ली को घेर लिया गया है। 8 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि किसान इतने भयभीत, इतने विचलित, इतने आक्रोशित हो सकते हैं? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, देश की राजधानी पर जब किसान गांधीवादी तरीके से अपना धरना देकर बैठे हैं तो कौन कहेगा हम सुरक्षित हैं? ये बात आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है, ये बात विश्वसनीयता की है, ये बात लोगों के जहन में विश्वास पैदा करने की है। किसान आंदोलन पर लौटते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मिलने के बाद कहा है कि वो इस मामले में विरोध दर्ज करवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनसे ज्यादा तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कर दिया। उन्होंने कृषि कानून के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। प्रकाश सिंह बादल को साल 2015 में देश के इस दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखकर अवार्ड वापसी की वजह बताई है। उन्होंने लिखा है, मैं जो हूं वो लोगों की वजह से हूं, खास करके आम किसानों के। आज जब वो अपने सम्मान से ज्यादा खो चुके हैं तो मुझे पद्म विभूषण सम्मान रखने में कोई बात नहीं दिखती, इसलिए मैंने विरोध में अपना सम्मान लौटाने का फैसला किया है। बादल साहब को मैंने इतना विचलित अपने इस परिवार में 30 सालों में मैंने नहीं देखा है जितना पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले 6 दिनों में। और जो उनको रोक के नहीं रखा होता तो उनकी सेहत जो अलाउ करती, मुझे लगता वो अपने आप ही पैदल चल पड़ते, हमसे पूछते भी नहीं, उधर चल पड़ते। तो उनका सिर्फ यही था कि एक मेरे किसानों के साथ सॉलिडारिटी और दूसरा मेरा सेंस ऑफ बिट्रेयल कि जिन्होंने मुझे ये ऑनर दिया, सबसे सेकंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण, जो एक इंसान को जीवन में मिल गया बहुत बड़ा मान होता है, ये मान मुझे इन लोगों की सेवा करके मिला है। लेकिन आज जैसा का वतीरा उन लोगों के साथ हो रहा है तो फिर उन लोगों से क्या ये पद्म विभूषण लेना जो मेरे अपनों के साथ ये करते हैं। प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक उनके पास किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए और खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल कृषि कानून के विरोध में इसी 26 नवंबर को एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ चुकी है। उससे पहले 17 सितंबर को मोदी सरकार में शिरोमणि अकाली दल की इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है। इसके बाद जब शिरोमणि अकाली दल के पास लौटाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसके नेता अवार्ड लौटा रहे हैं। 2.5 महीने से हम यही सोच रहे थे कि अभी मसला हल हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मान जाएगी सरकार। जब वो माने नहीं अभी, तो जब वो बॉर्डर पे जाके बैठ गए लाखों लोग, जिसमें हमारी बुजुर्ग औरतें भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग आदमी भी हैं, बहुत हैं, जो उनकी हालत देख के कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी पीड़ा हुई दर्द को कि सरकार अभी नहीं मान रही। वैसे किसान आंदोलन को लेकर सिर्फ लौटाने की ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हासिल करने की भी कोशिशें चल रही हैं, जैसे कि सियासी माइलेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिसंबर को बैठक करके किसान आंदोलन में टीएमसी के कूदने की रणनीति तय करेंगी। यानी रोटियां सिर्फ आंदोलन में शामिल किसान ही नहीं सेक रहे, फर्क इतना है कि किसानों की रोटियां दिल्ली की सर्दी में खुले मैदानों में सिक रही हैं और नेताओं की रोटियां सियासत के गलियारों में। आज तक ब्यूरो। अगले हफ्ते से ब्रिटेन और रूस में कोरोना वैक्सीन को बड़े स्तर पर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। शुरुआत में संक्रमण की चेन रोकने के लिए आबादी के एक हिस्से को पहचानकर उन्हें ही वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन के शुरुआती इस्तेमाल से ही कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आएगी।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर बुधवार को ही आ गई। ब्रिटेन ने अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी देकर कोरोना से जारी जंग को आखिरी मोर्चे पर लाने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन को लेकर भारत में ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है और इसको स्टोर करने के लिए भी बड़े इंतजाम करने होंगे। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ $19.50 में एक डोज के हिसाब से डील की है। ऐसे में खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत इससे दोगुनी यानी $38 तक हो सकती है। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी खामी है। हालांकि ये फेज 3 ट्रायल में 95% तक असरदार रही है, जो इसे ट्रायल नतीजों के आधार पर अब तक की सबसे ज्यादा असरदार वैक्सीन करार दे रहा है। वहीं बाकी आने वाली वैक्सीन की बात करें तो फिर अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए सरकारों को एक खुराक की कीमत $25 से $37 देनी होगी। भारत में बन रही कोविशील्ड सरकार को 225 से 300 रुपए में मिलेगी, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में डोज खरीदेगी और आम जनता को ये वैक्सीन 500 से 600 रुपए में मिलेगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रायल के नतीजों के आधार पर उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वैक्सीन सफल साबित होगी। And let's not forget, even if we vaccinate a relatively small percent of the population in the beginning, we can have a very large impact, because a very small percentage of the total population contributes disproportionately to the severe cases and deaths. So if we vaccinate this part of the population in the beginning, we should be able, without developing herd immunity, to see dramatic drop in those indexes, which will allow to provide more confidence to open the economy. So that's the first thing. हालांकि भारत में ICMR ने साफ कर दिया कि देश में सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। केवल उतने ही लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिससे संक्रमण की चेन टूट जाए। अगले साल भारत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले तो फिलहाल टेस्टिंग ही इसकी रोकथाम का अकेला हथियार बना हुआ है। अब राज्य सरकारों ने इसके दाम घटाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कराने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। सबसे पहले दिल्ली ने कीमतें 800 रुपए करने का फैसला किया था। इसके बाद राजस्थान और गुजरात ने भी इसे घटाकर 800 रुपए कर दिया, लेकिन यूपी ने सबसे बड़ी कमी करते हुए इसकी कीमत 700 रुपए कर दी है। बिहार में भी ये टेस्ट अब 800 रुपए में होगा। हरियाणा में RT-PCR टेस्ट के लिए 900 रुपए देने होंगे, जबकि उत्तराखंड में 850 रुपए चुकाने होंगे। टेस्टिंग लैब भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। हालांकि उनकी मांग है कि टेस्टिंग से जुड़े उपकरणों पर सरकार को टेस्ट घटाकर प्राइवेट लैब की मदद करनी चाहिए। इस तरह के सडन फैसले टेस्टिंग इंडस्ट्री के लिए सेटबैक है, क्योंकि सरकार के कहने पर ही प्राइवेट लैब्स ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी और इस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन प्राइवेट लैब्स को एनकरेज करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि किट्स को टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए, टेक्नीशियन और फ्लेबॉटमिस्ट सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे आम जनता टेस्ट के लिए एनकरेज होगी। इस बात से हम ज़्यादा सहमत नहीं हैं, क्योंकि पहले से ही सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और जांच केंद्रों में फ्री जांच होने के बाद भी लोग टेस्ट कराने से बच रहे थे। उम्मीद है कि कम कीमत होने की वजह से ज्यादा लोग संकेत उभरते ही टेस्ट कराएंगे और इसका इलाज कराएंगे, जिससे इसके फैलने को रोका जा सकता है। वैक्सीन भारत में मार्च से पहले आनी मुश्किल है, जिससे सर्दियों में अगर कोरोना कहर बरपाता है तो फिर लोग अपना और दूसरों का बचाव करके ही इसे फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। होम लोन की EMI में कमी का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। अक्टूबर की तरह इस बार भी रेपो रेट में कमी से RBI के परहेज करने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदी में भी बढ़ती महंगाई ने RBI के सामने ये मुश्किल खड़ी की है और आसमान छूती महंगाई के बीच रेपो रेट में कमी का जोखिम वो शायद ही ले पाए। आर्थिक मंदी के दौर में ब्याज दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयोग अक्सर सफल होता है। इस बार जितने भी राहत पैकेज जारी किए गए, उनमें RBI की रेपो रेट में कटौती से भी इकोनॉमी की सेहत में सुधार आया है। लेकिन कोरोना काल में मंदी का ऐसा भयानक अटैक है कि उसमें ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला आगे भी जारी रखने की जरूरत है।
इस जरूरत के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई है महंगाई, जो इस कदर बढ़ गई है कि आरबीआई के पास पॉलिसी रेट्स में कटौती की गुंजाइश नहीं बची है। बुधवार को शुरू हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक का नतीजा शुक्रवार को आएगा। हालांकि इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बीते हफ्ते आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और मुख्य अर्थशास्त्री ने भी महंगाई की मुश्किल का जिक्र किया था। The monetary policy guidance in October emphasized the need to see through temporary inflation pressures and also maintain the accommodative stance at least during the current financial year and into the next financial year. A key source of this in recent months has been the comfortable external balance position of India, supported by surplus current account balances over 2 consecutive quarters, resumption of portfolio capital inflows on the back of robust FDI inflows, and sustained build-up of foreign exchange reserves. अक्टूबर में हुई पिछली समीक्षा में भी आरबीआई ने महंगाई को कम रखने के लिए पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया था। दरअसल खुदरा महंगाई बीते कुछ समय से 6% से ऊपर चल रही है। लगातार 9वें महीने बढ़कर खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 7.61% रही है। अक्टूबर में ये मई 2014 के 8.33% के बाद का उच्चतम स्तर है। सरकार ने आरबीआई को जिम्मेदारी दी है कि वो खुदरा महंगाई दर को 2 से 6% के बीच बनाए रखे। ऐसे में ब्याज दरें घटाने से डिमांड बढ़े या न बढ़े, लेकिन महंगाई जरूर काबू हो सकती है। आरबीआई ने इस साल फरवरी के बाद से रेपो रेट में कुल 1.15% की कटौती की है। अब आगे कटौती न होने पर ज्यादातर अर्थशास्त्री एकमत है और सभी का कहना है कि फिलहाल इसमें कमी का जोखिम आरबीआई नहीं उठाएगा। ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऊंची महंगाई के कारण आरबीआई इस समीक्षा में रेपो रेट को 4% पर कायम रख सकती है और मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाए रख सकती है। आरबीआई गवर्नर भी इसका संकेत दे चुके हैं। Even as growth outlook has improved, downside risks to growth continue due to the recent surge in infections in parts of Europe, other advanced economies, and also in parts of India. We need to be watchful about the sustainability of demand after the festivals and a possible reassessment of market expectations surrounding the vaccine. फिलहाल रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% है। ऐसे में अगर महंगाई कंट्रोल में आती है तो फिर मुमकिन है कि अगली समीक्षा में आरबीआई इन दरों को घटाने का फैसला लेकर लोगों को और राहत देने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।